स्टूडेंट, तो देखो PID पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 4। अभी तक देखो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट यूनिट में हम लोग क्या क्या किए हैं बताओ। हाँ, ट्रांसफर ऑफ पावर, पार्टीशन, करेक्ट, इंडिपेंडेंस and constituent assembly. First unit completed in 2 classes. Unit 2 देखो, unit 2 that is political integration, political integration of India। इसमें देखो क्या क्या टॉपिक था। फर्स्ट टॉपिक that is integration of princely state, integration of princely states, वही है native states। We have completed this one। आज जो देखेंगे हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज इशू, वही लैंग्वेज इशू कह सकते हो जिसको, ऑफिशियल लैंग्वेज इशू एंड योर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। दोनों ही बहुत कॉन्टेशियस इश्यू है भारत के लिए। ये भी बहुत ही विवादित चीज़ और ये भी विवादित। एक तो बहुत मुश्किल से भारत में बना है और उसके बाद देखो इतना डिबेटेबल टॉपिक कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो। अब बताओ, सब दौड़ते हुए आगे कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनना चाहिए। संयुक्ता कर्नाटका चल रहा है, संयुक्ता बॉम्बे चल रहा है। तो प्रॉब्लम था, बहुत प्रॉब्लम था स्टूडेंट। कैसे हिंदी, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बैठे हुए हैं अधिकतर जो लोग हैं वो बोले कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं वो भी डर रहे कि हिंदी को यदि ऑफिशियल लैंग्वेज बना दीजिएगा तो जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट उसका क्या होगा फिर, और यही हुआ। तो प्रॉब्लम है कि दोनों ही टेढ़ा खीर था उस समय के लिए, बहुत ही टेढ़ा खीर था उस समय के लिए। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज इश्यूज से, ठीक है। इस लिख लो, इसको सिलेबस लिख लो। तो इसके साथ यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले समय में हम लोग डेमोक्रेसी एट वर्क देखेंगे 30 मिनट। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं, ब्रीफ समझते हैं इसका ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट को, पहले आराम से समझो कि मामला क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है कि एक स्टेट का अपना कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस लैंग्वेज में होना चाहिए, दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज। यदि कोई भी गैजेट नोटिफिकेशन निकालेगा सरकार तो किस लैंग्वेज में निकालेगा, अपने सिटीजन से किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा, दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट के अंदर भी, और ऑफिशियल लैंग्वेज एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ बात करेगा तो कौन सा कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा, उसके लिए भी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द इंटरनल पर्पस एंड ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द एक्सटर्नल पर्पस। एक्सटर्नल पर्पस का मतलब एक राज्य दूसरे राज्य से किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा और एक राज्य सेंटर से किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा, दैट इज ऑल्सो ऑफिशियल लैंग्वेज। जहाँ तक सवाल है देखो, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट होगा, बहुत तगड़ा डिबेट होगा। उसमें बहुत तरह के लोग हैं वहाँ प्रेजेंट है ना। साउथ इंडिया से लोग आए हैं, नॉर्थ इंडिया से, हर जगह से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जानते हो 82 मेंबर्स तो कांग्रेस का ही है, करेक्ट। डिबेट होगा, बैठक होगा। तो अधिकतर का राय ये था कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को बनाया जाए, क्योंकि हिंदी क्या है कि सबसे अधिक बोला जाने वाला लैंग्वेज है भारत का, और अधिक से अधिक लोग को समझ में भी आता है हिंदी। उस समय का भी परिस्थिति ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही कुछ है। अभी भी देखो 75% लोग समझ जाते हैं हिंदी और लोग बोलते भी हैं। तो इस चीज को देखते हुए कहा जाए तो आर्टिकल 343 क्लॉज 1 इंसर्ट किया गया संविधान में, और ये कहा गया कि हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। हिंदी क्या होगा? ऑफिशियल लैंग्वेज। बट डिबेट, चर्चा, तो और चीज़ों को समझने के लिए ना
1955 में एक कमीशन बनाया गया, हाँ, बीजी खैर कमीशन। ये फर्स्ट हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर कमीशन बना है, बीजी खैर कमीशन 1955 में। बीजी खैर अध्यक्ष होंगे इस कमीशन का, इसलिए बीजी खैर कमीशन। उन्होंने क्या कहा कि देखिए ठीक है, हिंदी अच्छी बात है, मगर बहुत सारा जगह पे हिंदी काम नहीं करेगा। ये कैटेगरिकली बोल दिया गया था कि बहुत सारा जगह पे हो सकता है हिंदी अपोज कर दे, एंड वही हुआ भी। बात समझे, 1955 में बीजी खैर कमीशन बनाया गया। तो देखो बच्चे लोग, जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जब बात चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जब चर्चा चल रहा है, अच्छा इससे पहले थोड़ा सा और यदि मैं पास्ट में तुम लोग को थोड़ा ले जाऊं, तो पास्ट में जानते हो कि सबका, गांधी जी का, नेहरू जी का मत ये था कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज हो। याद है हिंदुस्तानी लैंग्वेज? हिंदुस्तानी लैंग्वेज क्या बताए थे? हिंदी प्लस उर्दू, हिंदी और उर्दू। हिंदी कौन सा? देवनागरी स्क्रिप्ट, बोरो फ्रॉम द संस्कृत। और इधर उर्दू कौन सा? जो मॉडिफाइड पर्शियन स्क्रिप्ट है, यानी कि जो अरबी की स्क्रिप्ट है, जो भारत में आया, भारत में जो मॉडिफाई हुआ वो उर्दू, वो अरबिक वाला नहीं, वहाँ वाला नहीं, जो इंडिया में मॉडिफाई हुआ वो वाला। हम जानते हैं कि हिंदी और उर्दू का भी बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ है, बाद में जाके दंगा हो गया है, इसलिए वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज ड्रॉप कर दिया गया आइडिया। क्योंकि पहले सबको लगता था कि हिंदुस्तानी की लैंग्वेज होगा तो ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा दूर दूर तक। मैं बाद में जानते हो कि दंगा हुआ 1946 और 47 में, बहुत बड़ा दंगा हुआ ना, विद्यार्थी लोग, बहुत बड़ा दंगा हो गया। तो एक तो अभी हिंदी उर्दू को देखना नहीं चाहता, उर्दू हिंदी को नहीं देखना चाहता, मतलब जो लोग फॉलो कर रहे हैं इसको, तो वो भी आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। तो बाद में आइडिया कौन सा आया कि हिंदी सबसे बेस्ट। मैं हिंदी का अपना ही प्रॉब्लम, हिंदी न्यू लैंग्वेज है। हिंदी जो लैंग्वेज है कल्चरली हेरिटेज वाला लैंग्वेज नहीं है, हिंदी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। यदि हम संस्कृत का बात करेंगे, संस्कृत कितना पुराना है। यदि हम तेलुगु का बात करेंगे, तेलुगु कितना पुराना है। यदि हम कन्नड़ का बात करेंगे, कन्नड़ कितना पुराना है। हिंदी तो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, तो उस चीज़ का प्रॉब्लम। मैं हिंदी क्या है, सबसे अधिक लोग बोलते हैं। तो जो भी हो, इस पर बात हुआ, चर्चा हुआ, विमर्श हुआ, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में मैंने जो बहुत सारे जो लोग थे, उसका मत यही हुआ कि हिंदी ही ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। हिंदी क्या होना चाहिए? ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। बट चूंकि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स भी हैं, तो उसको भी रखना है अपने साथ में, है ना। उसको भी नहीं लगाना चाहिए कि सौतेला व्यवहार किया गया उसके साथ। तो इसलिए बच्चे लोग, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज तो होगा ही होगा। हिंदी के लिए देखो आर्टिकल भी बना दिया गया, अभी भी ये आर्टिकल कैरी करता है। एंड ये ड्यूटी है होम मिनिस्ट्री का कि हिंदी को ठीक से इम्प्लीमेंट करवाए। ये ऑब्लिगेशन भी दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि आपका जिम्मेदारी है कि किसी तरह हिंदी ठीक से लागू हो। अब देखो, चूंकि जानते हो कि बहुत सारे लोग नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से भी आते हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स भी भारत में हैं, तो इसलिए देखो 15 ईयर का बच्चे लोग, 15 ईयर का ग्रेसिंग पीरियड दिया इंग्लिश के लिए भी, ग्रेसिंग पीरियड दिया इंग्लिश के लिए भी, 15 साल के लिए ग्रेसिंग पीरियड दिया इंग्लिश के लिए कि ठीक है, इंग्लिश भी 15 साल तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि अपने राज्य में वो करने के लिए या सेंटर और स्टेट से कम्युनिकेशन करने के लिए हिंदी इंग्लिश को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, तो यदि संविधान लागू कब हुआ? 1950 में, 50 से लेकर 1965 तक इंग्लिश भी किया जा सकता है। और जैसे ही 65 में ख़त्म होगा, 50 से लेकर 65 तक, जैसे ही 1965 ख़त्म होगा तो पूरा हिंदी लागू हो जाना चाहिए, पूरा भारत में हिंदी लागू हो जाना चाहिए। बात समझे? तो ये इसके लिए कोई अभी पार्लियामेंट से एक्ट पास नहीं हुआ है, बस रखा गया इस बात को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। पार्लियामेंट में जो एक्ट पास होगा वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का पास होगा। उससे पहले कमीशन बना, तो इस कमीशन में भी वो बोला गया, बीजी खैर कमीशन ने भी बोला कि देखिए संभल के, ठीक है। तो वही हुआ ही लास्ट में, पहले इसको लिख लो। आज जहाँ तक सवाल है, अभी प्रेजेंट से भी जोड़ सकते हो विद्यार्थी लोग कि प्रेजेंटली अभी कितना है आपके पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस? 22 है कि नहीं है बताओ ऑफिशियल लैंग्वेजेस।
उसके लिए एक शेड्यूल प्रेजेंट है, शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 है कि नहीं है बताओ तो। हाँ, उसमें कितना है, शुरू के संविधान में 14 लैंग्वेज था, शुरू के संविधान में 14 ऑफिशियल लैंग्वेज था। हाँ, मेजर ऑफिशियल लैंग्वेज। हाँ, मतलब पूरा राज्य के लिए, टोटल कंट्री के लिए। हिंदी और इंग्लिश क्या है, सेंटर के लिए। हाँ, सेंटर के लिए है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज है कि नहीं है, टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज 22 होगा गधा। यहाँ पे देखो शुरू में क्या थे, प्रीवियसली लिखो ना, यहाँ पे अभी का कनेक्ट हो रहा है। प्रीवियसली कितना था, ये 14 लैंग्वेज था। और हम लिंग्विस्टिक को नहीं लिए, यानी कि जानते हो कि लैंग्वेज तो बहुत है भारत में, 1500 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस, सबको कहाँ ले सकते थे हम लोग, इसलिए मेजर लैंग्वेज को लिया गया। जानते हो ना कि बहुत सारा स्टेट में इंग्लिश भी है तुम्हारा, जैसे मणिपुर, नागालैंड में देखोगे तो क्या वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, है कि नहीं बताओ तो। हाँ, ये समझ गए ना। तो अभी अभी प्रेजेंट कितना है, हाँ 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस, वही ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिसमें आप कम्युनिकेट किया जा सकता है। अच्छा, ये हो गया। अब देखो तो इंपॉर्टेंट है कौन सा कमीशन किससे संबंधित था, ये सभी चीज। अब देखो स्टूडेंट, नेहरू जी, अब नेहरू जी को पता था कि इशू होगा ये, अरे इशू होगा, बाद में भी इशू होगा, बहुत बड़ा इशू बन जाएगा ये। तो नेहरू जी 1959 में भी, 1950s में भी, और जब तक जीवित रहे नेहरू जी ये बोलते रहे, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती आप पे हिंदी नहीं थोपा जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि नीचे वाले को तो यही डर लग रहा था कि भाई हिंदी थोप देगा हम पे, ये ज़बरदस्ती हिंदी थोप देगा। तो मन नेहरू जी एज अ PM वो हर समय आश्वासन देते रह गए, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाएगा आपके ऊपर। मगर यहाँ से भी चल रहा है, नॉर्थ इंडिया में सोशलिस्ट पार्टी, हाँ सोशलिस्ट पार्टी जो जिसका नेतृत्व कर रहे थे खुद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जनसंघ, ये पूरा पीक पे था कि भाई हिंदी होगा तो हिंदी ही होगा, देख लेंगे बढ़िया से, और जो हिंदी को अपोज करता वो एंटी नेशनल है, इस तरह का नारा के साथ चल रहा था। और नीचे बाबू DM के लीडर हिला कर रखा था, कैसे होगा हिंदी, हम देखते हैं जरा हिंदी कैसे होगा, बढ़िया से देख लेंगे हम भी। तो कंट्री का सिचुएशन तो बहुत खराब है ना। तो जो मेजर जो अपोजिशन हुआ है वो तुम्हारा DMK पार्टी ने किया है नीचे। तो समझिए नॉर्थ का सिचुएशन क्या था। देखो नॉर्थ इंडिया में जो सोशलिस्ट, संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी या जनसंघ, वही बाद में जो भारतीय जनता पार्टी बना है जाके सोशलिस्ट जनसंघ, इसके जो लीडर्स लोग हैं वो बोले हिंदी ही होगा जी, हिंदी, ऑनली हिंदी वर्सेस साउथ इंडिया में DMK लीडर्स, और DMK में जानते हो कि EV रामास्वामी है ना, ये सब जो हो गए पर्सन, या खुद स्वयं कांग्रेस के लीडर C राजागोपालाचारी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, रेजोल्यूशन पास करवा दिया वहाँ के मद्रास के असेंबली से कि इंग्लिश क्या होना चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन लैंग्वेज, यानी कि वही ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। तो ये बात चल रहा है, यानी कि पार्टी लाइन को छोड़ते हुए भी ऑफिशियल, यानी कि देखो C राजागोपालाचारी कौन है, कांग्रेस के हैं बहुत बड़े लीडर, और नीचे उन्होंने भी साथ दिया कि नो, हिंदी ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं किया जाए, क्योंकि DMK लीडर्स का मानना ये था कि हिंदी में कोई मेरिट नहीं है, यदि हिंदी को ज़बरदस्ती किया जाए तो इससे कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई विकास होने नहीं जा रहा है, कोई मेरिट नहीं है हिंदी का, इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत पीछे चला जाएगा, और जो इकोसिस्टम बन चुका है वो इंग्लिश का ही बेस्ट है, ठीक है, अपने जगह वैलिड है सब चीज़, बात समझ रहे हो ना। हाँ, तो साउथ इंडिया पूरी तरीके से लग गया कि नहीं भाई DMK लीडर सब यही बनेगा। अब देखो समय आया 1963 का, नेहरू जी खुद प्राइम मिनिस्टर है अभी इंडो चाइना वार नहीं हुआ है या होने वाला है। अब देखो ऐसे परिस्थिति में बच्चे लोग, देखो ये परिस्थिति बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है, क्योंकि नीचे देखोगे साउथ इंडियन वाले लोग अब एक सेपरेट नेशन का भी, सेपरेट स्टेट का भी वो लोग आशा करने लगे हैं, मतलब डिमांड करना शुरू कर दिया कि अलग से बनाएंगे।
यानी कि तमिलनाडु एक अलग बनेगा, एक कंट्री बनेगा। मगर जब देखें कि ऊपर से इंडो चाइना वार का वो चल रहा है, अभी सीन चल रहा है, इंडो चाइना वार का बैकग्राउंड में चल रहा था, इसलिए जो सेपरेट नेशन का जो आइडिया था वो ड्रॉप कर दिया। बोला कि एक तो ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, यदि ये भी हम बोलेंगे तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, इसलिए वो वाला जो डिमांड है कि हम सेपरेट नेशन बनना चाहते हैं, वो डिमांड तो ड्रॉप कर दिया डीएमके लीडर्स में भी। मैं ये जो डिमांड है कि नो इंग्लिश अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए, ये डिमांड तो रखा है। तो 1963 में पहली बार ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बना, पार्लियामेंट से पास हुआ। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो पास हुआ पहली बार 1963 में पास हुआ। कई विद्यार्थी को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि जो 15 साल का जो दिया गया है, वो 15 साल का क्या वो पार्लियामेंट में पास करके दिया गया? तो पास नहीं करके दिया गया था, उस समय बैठक में बात हुआ था, ये डिबेट में बात हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ये बहस हुआ था कि 15 साल तक के लिए ग्रेसिंग पीरियड दिया जाए, और आर्टिकल 343 क्लॉज 1 तो जोड़ के हिंदी को बना ही दिया गया। मगर 15 साल के लिए किसको दिया गया? इंग्लिश को, क्योंकि 15 साल तक, ये 15 साल एक अरेंजमेंट है, वो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट है कि 15 साल तक कम से कम ये स्टेट भी हिंदी सीख ले तब तक। बात समझे? और यहाँ पे देखो बच्चे लोग, यहाँ पे ये भी बात रखा गया था, देखो कि हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज बनना ही है, इसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकता कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा आगे भी, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्ट है, उसको तो आप ठुकरा ही नहीं सकते हो। और इसमें यह भी बात कहा गया था इंग्लिश may use as official language। देखो ये इंपॉर्टेंट है वर्ड may use as ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज हो सकता है बाद में भी। तो अब डीएमके लीडर्स या नीचे के जो लीडर्स या ऊपर के लीडर इस पे डिबेट करना शुरू कर दिए। ये मे वर्ड का मतलब क्या है? मे का मतलब क्या कि कर सकते हैं, ऐसा ही बात ना है। अब ये जानबूझ के रखा गया था ताकि जो नीचे हो रहा था डीएमके लीडर्स के द्वारा, जो तमिलनाडु में जो चीज़ हो रहा था उस चीज़ को वो करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। अब देखो समय है, अब जब 1965 आ जाएगा तो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री पीएम रहेंगे, क्योंकि 64 में वो आए और 66 तक रहे। तो पीएम शास्त्री के पास तो यही था कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेट करवा दो। तो पीएम शास्त्री ने कहा कि नो, हिंदी 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 ही होगा, हिंदी छोड़ो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पहले ही हमारा पोर फादर्स का यही विजन था। तो इन्होंने, पीएम शास्त्री ने क्या कहा कि हिंदी ही होगा। स्टूड बाय हिंदी, और इस पे डिबेट चल रहा है मे वर्ड पे। पीएम शास्त्री ने क्या कहा कि हिंदी ही होगा। अब तो इसे बैक क्लास हो गया, पूरा स्टेट में स्टेट चक्का जाम हो गया स्टेट का, ठीक है, स्टेट वाइड प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इसके वजह से तमिलनाडु में डीएमके ने क्या कर दिया, स्टेट वाइड कैंपेन चला दिया। अब ये स्टेट वाइड कैंपेन में क्या हुआ विद्यार्थी लोग, कि जो हिंदी संविधान जो बना था, हिंदी पेजेस वाला जो संविधान था, हिंदी वर्जन वाला जो संविधान था, उसको जला दिया गया। पेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी बंट, जला दिया गया। जितने भी रेलवे, पोस्ट ऑफिस में बड़ा बड़ा जो हिंदी में लिखा हुआ था सिंबल, सबको रिमूव कर दिया गया। बहुत ज़्यादा एजिटेशन, बहुत ज़्यादा ही एजिटेशन। तो पीएम शास्त्री को झुकना पड़ा, लिखो। और पीएम शास्त्री तब आए और बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश कंटिन्यू रहेगा। आश्वासन देना पड़ा, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू रहेगा, डोंट वरी, इंग्लिश विल कंटिन्यू एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। सेंटर, हाँ, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स
इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं सेंटर से, विथ सेंटर। सेंटर से नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स कम्युनिकेट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस, यानी कि देखो ऑल इंडिया सर्विस से पहले ये लिख देता हूँ कि इंग्लिश सेंटर का भी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा अलॉन्ग विथ हिंदी। ऑब्वियसली उसका भी तो रहना चाहिए, क्योंकि जब कम्युनिकेशन करेगा तो सेंटर का भी तो इंग्लिश होना चाहिए, तभी तो अच्छे से और कम्युनिकेट कर पाएगा। तो सेंटर का भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा हिंदी प्लस इंग्लिश होगा। ये लाल बहादुर शास्त्री का फैसला था, और इस पर यदि किसी ने मोहर लगा है तो इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाया है। इसके बाद फिर अमेंडमेंट किया गया, 63 हुआ ना बाबू, ऑफिशियल ये जो ऑफिशियल एक्ट है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 63 का, इस पर 67 में फिर अमेंडमेंट किया गया, और जो भी शास्त्री जी बोले थे उसको वहाँ पर रखा गया बात को, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया था। और यही चीज़ तुम आंध्र प्रदेश के साथ देखोगे थोड़ी देर में, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होगा तो उस समय भी स्थिति बहुत खराब ही हो गया था। तो इंग्लिश क्या होगा तुम्हारा सेंटर का, हाँ ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा, कंटिन्यू रहेगा अलॉन्ग विथ हिंदी, हिंदी तो होगा ही होगा। और ऑल इंडिया सर्विस जैसे यूपीएससी हो गया, ऑल इंडिया सर्विस जैसा एग्ज़ाम, ठीक है, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। चलो इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी, तो अभी भी देखते हो यही चीज़ कंटिन्यू है कि नहीं है, इंग्लिश विथ हिंदी। तो हाँ जुडिशरी का तो बाबू अपना हिसाब, जुडिशरी पे आप नहीं जा सकते हो, जुडिशरी तो इंग्लिश फिक्स्ड, जुडिशरी का इंग्लिश फिक्स है, सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश ही होता है। आया समझ में ये हाँ। इस देखो अब ये कितना जटिल मुद्दा था जिसके वजह से अब देखो अभी इसमें तो लिख दिया प्रोटेस्ट, इसमें कई लोग मारे भी गए, अपने आप को आग भी लगा लिया गया था। यहाँ पे लगातार केसेस हुआ था तमिलनाडु में, ठीक है, तो 2 आदमी ने आग लगा लिया अपने ऊपर, फिर 2 दिन बाद सेम इवेंट हुआ, तो बहुत ज़्यादा ही प्रोटेस्ट हुआ है यहाँ पे, तब जाके हो गया। और हाँ इंदिरा गांधी जब आई सत्ता पे, इंदिरा गांधी कब आई 1966 में आई, तो इंदिरा गांधी भी आई तो इंदिरा गांधी 3 लैंग्वेज फार्मूला के साथ आई, और कहीं ना कहीं उसके बाद ये जो लैंग्वेज इशू था भारत में वो सेटल डाउन हो गया, पूरा ठंडे बस्ते में चला गया, उस चीज़ को लेकर कभी फिर कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। अब देखो यहाँ पे तुमको बाइलिंगुअल सोल्यूशन मिल गया ना, बाइलिंगुअल 2 लैंग्वेज में आप कर सकते हो, यहाँ तुमको बाइलिंगुअल सोल्यूशन मिल चुका है दोनों लैंग्वेज का। तो इंदिरा गांधी के टाइम में वही 1967 में फिर से अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट करके ये बोल दिया है कि चलो इंग्लिश और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा। प्रॉब्लम कंप्लीट, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, मामला ख़त्म। जो मामला जिसके वजह से इतना कुछ हो रहा था मामला ख़त्म हो गया। ये 67 में इंदिरा गांधी ने क्या किया, एजुकेशनल पॉलिसी में, एजुकेशनल पॉलिसी उस समय जो लाया गया था 1968 में, वहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन लाया, डेट इज 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स, 3 लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट? 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हिंदी वाला स्टेट में, जो नॉर्थ का स्टेट है, वहाँ तो हिंदी पढ़ाया जाएगा ही, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा ही, और एक साउथ इंडिया का कोई लैंग्वेज, एक कोई मॉडर्न लैंग्वेज जो कि हिंदी से अलग हो, वो भी पढ़ाया जाएगा ताकि समझने के लिए। और सेम फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ऑल्सो, कि आप इंग्लिश तो पढ़ोगे ही, आप हिंदी तो पढ़ोगे ही, और एक आपका नॉर्थ इंडिया का कोई भी एक लैंग्वेज। तो हाँ, ये तो 3 लैंग्वेज सोल्यूशन के साथ इंदिरा गांधी ने मामला को ख़त्म कर दिया यहाँ पे। तो जो इतना जो ज्वलंत मुद्दा था उस समय, वो मुद्दा 1967 आते आते पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया। आया समझ में? तो ऑफिशियल लैंग्वेज अभी देखोगे तो भारत का सेंटर क्या है, इंग्लिश या हिंदी। स्टेट का कुछ भी हो सकता है, आपका स्टेट का अपना कुछ भी हो सकता है जो से वो कम्युनिकेट करे। जैसे बिहार राज्य का क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज, उर्दू और हिंदी है, इंग्लिश नहीं है ना, उर्दू और वो अपना उसको चॉइस है कि आप कुछ भी ले सकता है। हाँ स्टेट, हाँ हाँ 22 दो है, ऊपर वाला है, हाँ हाँ 22 मेजर लैंग्वेजेस,
लिंग्विस्टिक नहीं है, मेजर लैंग्वेज, इसका ग्रामर, हाँ शेड्यूल, इसलिए शेड्यूल लैंग्वेज कहते हैं उसको। तो इस तरह तुम्हारा मामला खत्म हो गया, थैंक्स टू इंटरवेंशन बाय द PM शास्त्री एंड योर इंदिरा गांधी, और ये मामला खत्म हो गया। उसके बाद ये मामला उठा ही नहीं उस हिसाब से। फर्स्ट इशू वी हैव कंप्लीटेड। समझ में आ गया नहीं ये? तो इसमें कमीशन से भी याद करना है तुमको, बीजी कर कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चलो इसीलिए यूपीएससी में एक क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स का कि जो इंग्लिश जो है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज वो कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्ट नहीं है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का दिया हुआ चीज है 1963 में शुरुआत। तो वो आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्ट थोड़ी है, वो तो अभी भी पार्लियामेंट का ही चीज है, वो संविधान में थोड़ी डाला गया वो। मगर जो हिंदी है उसके लिए डेडिकेटेड आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 343 क्लॉज 1। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। तो हिंदी को तो कोई हटा नहीं सकता है एज ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। हाँ, आने वाले समय में इंग्लिश पे डिबेट हो सकता है, क्योंकि वो तो उसमें है आपका। तो हाँ, उसको निकालने का मतलब है कि फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। मगर मैं बोल रहा हूँ कि दोनों का आने का तरीका क्या, सोर्स क्या है, समझे ना? अब देखो, अब देखते इससे भी खतरनाक जो मुद्दा है, दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब देखो स्थिति इतना खराब है, एक तो देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम। भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले काम है कि प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करना। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, गौर करना स्टूडेंट, जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय 4 ग्रुपिंग्स थे स्टेट्स का, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप के अंदर जितने भी इंडियन प्रोविंसेस होगा जो कि ब्रिटिश का होगा, ग्रुप बी के अंदर जितने भी प्रिंसली स्टेट है उसको डाला जाएगा, ग्रुप सी के अंदर जितने भी कमिश्नर वाला जो स्टेट्स है वो हो जाएगा, और ग्रुप 4 के अंदर जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला जैसे अंडमान एंड निकोबार, वो ग्रुप 4 के अंदर हो जाएगा। तो पहले तो उसको ठीक करना, तो प्रॉब्लम तो है। भारत आज़ाद हुआ है तो पहले तो, क्योंकि पाकिस्तान चला गया साइड में, पाकिस्तान चला गया ग्रुप, अभी क्योंकि कैबिनेट मिशन में भी तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी करके आया था, वही चीज़ को हम कंटिन्यू किए हैं, जानते हो। बस ये कि पाकिस्तान उधर चला गया, बात खत्म। हमारा भी तो ग्रुप ई में गया है, हर रिलीजन के बेसिस पे नहीं हुआ, हमने फिर से रीऑर्गेनाइज किया। ग्रुप ए में इंडियन प्रोविंस, ग्रुप बी में योर प्रिंसली स्टेट्स जो अभी जस्ट आया है, ग्रुप सी में जो कमिश्नर वाला जो था ब्रिटिश का ग्रुप सी, और ग्रुप डी में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला है, कह सकते हो कि यूटी वाला, जो कि अंडमान निकोबार आ जाएगा। बात समझे, ये वाला। अब यहाँ से हमें देश को एक बनाना है, और प्रॉब्लम क्या है कि खुद कांग्रेस का देखो, कांग्रेस का यदि इतिहास देखोगे ना, चाहे 1916 हो, चाहे 1917 हो, चाहे 1920 हो, चाहे 1934 हो, ये चारों साल जो अलग अलग जो ईयर है, जैसे एग्जांपल देखो 1916, 1916 में पहली बार बीजी तिलक ने कहा था कि लिंग्विस्टिक स्टेट का फॉर्मेशन हो सकता है। बीजी तिलक बोले थे ये चीज़, यानी कांग्रेस ने बोला है ये चीज़। 1917 में कांग्रेस ने ये चीज़ फिर से रिट्रेट किया है, 17 में भी। 1920 में जब नागपुर सेशन हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उन्होंने अपना जो प्रोविंशियल जो कांग्रेस कमेटी है वहाँ पे भी लैंग्वेज का यूज़ किया था उसको रीऑर्गेनाइज करने में। बात समझ रहे हो ना, बैकग्राउंड है ये। और 1934 में भी हुआ है इस तरह। तो यानी कि जो कांग्रेस जब ब्रिटिश से लड़ रहा था तो उस समय भी ये कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि लिंग्विस्टिक स्टेट होना चाहिए, लिंग्विस्टिक स्टेट होना चाहिए, लिंग्विस्टिक स्टेट होना चाहिए। जब भारत आज़ाद होगा तो बोला जाएगा ना कि लिंग्विस्टिक स्टेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मगर हम जानते हैं कि 1946 और 47 का दर्द बहुत खतरनाक। क्यों? राइट्स हो गया कंट्री में, रिलीजन के नाम पे राइट्स हो गया ना। तब कांग्रेस को समझ में आया, लीडर्स लोग को समझ में आया कि जो हम पहले बोलते थे वो बात दूसरा है, अब बात दूसरा है, अब नहीं हो सकता लैंग्वेज। एक तो रिलीजन के बेसिस पे इतना बड़ा कांड हो गया कंट्री में, 2 टुकड़ा हो गया इस कंट्री का, इतना मुश्किल हो गया, फिर लैंग्वेज के बेसिस पे करेंगे तो खाक इंडिया रहेगा वो। इसलिए पूरा माइंड सेट बना लिया था कि नहीं देंगे लैंग्वेज के नाम पे किसी भी स्टेट को।
और इस चीज़ को लेकर नेहरू जी बहुत सशक्त थे, कितना भी कुछ भी चला ले मूवमेंट फिर भी नहीं देने जा रहे हैं हम, क्योंकि एक्सपीरियंस 46 और 47 का ऐसा है। हालांकि पहले आप रेजुलेशन देखोगे तो कांग्रेस का तो है लिंग्विस्टिक वाला चीज़, आप देखो, मगर जानते हो भारत एक हो गया, मगर मांग तो उठ ही रहा था। चाहे तुम सम्मुखता कर्नाटका का बात कर लो, सम्मुखता महाराष्ट्र का बात कर लो, तुम वहाँ पंजाब का बात कर लो। पंजाब तो अलग ही केस था, एक स्टेट भी चाहिए रिलीजन के नाम पे भी और उसके नाम पे भी, लैंग्वेज के नाम पे भी, उसका तो अलग ही चल रहा है। और नीचे केरल में जो लोग रहते हैं, ये मलयाली बोलने वाले लोग सब, तो वो तो बोल रहे थे त्रवणकोर हो ही गया है, इधर ले लेते हैं, मलाबार इधर और कोचिन, तीनों जोड़ के सब बोलने वाला, मलयाली बोलने वाला आदमी एक स्टेट दे दीजिए मलयाली बोलने वाला का। तो प्रॉब्लम तो है, सबको चाहिए, सबका अपना अपना चल रहा है स्टूडेंट। स्थिति तब कब खराब हुआ? स्थिति तब खराब हुआ जब आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, समझे, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया। और वहाँ जानते हो तुम लोग, पोट्टी श्री मुलु, ये आदमी 56 डेज तक फास्टिंग पे बैठ गया और मर गया। जब ये मर गया तो बात ज्वलंत मुद्दा बन गया कि ऊपर से कोई नहीं देखा, ये मर गया। और उसके बाद बहुत सारा इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ। तो फिर नेहरू जी को आना पड़ा और नेहरू जी को बोलना पड़ा, ठीक है आंध्रा बना देंगे। और 1 अक्टूबर 1954 को आंध्र प्रदेश बन के तैयार हो गया, समझ गए ना? हाँ। फिर उसके बाद फजल अली कमीशन रिपोर्ट बनाया गया, उसमें वही बनाया गया, फजल अली कमीशन का सेटअप हुआ और उसमें यही बोला गया फजल अली को कि देखिए क्या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है लैंग्वेज के नाम पे? तो बोला ठीक है हो सकता है, मगर यूनिटी का ध्यान रखना जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? उससे पहले भी 2 कमीशन बन चुका है। हाँ, तो देखो बच्चे लोग थोड़ा बैकग्राउंड समझो, बैकग्राउंड समझो। हाँ 54 बोल दिए थे गलती से, 53 होगा। देखो यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लो तो 53 होगा ना? हाँ, आंध्र प्रदेश का, हाँ 53 होगा। चलो बैकग्राउंड देखो यहाँ पे, बैकग्राउंड क्या है? 1960, बीजी तिलक, बीजी तिलक, ठीक है। इन्होंने कहा था कि यस स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो सकता है। 1920 में नागपुर सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही अपना प्रोविंशियल कमिटी को डिज़ाइन किया था, प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी को डिज़ाइन किया था। वोकल हुए थे 1934 में ही वोकल थे, बट लिखोगे 1946 और 47 का जो कम्युनल राइट्स, जो वायलेंस, हाँ इसने एक मैसेज दिया, गिव ए मैसेज नो टू लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं होना चाहिए। देखो बहुत शुरुआत में ही विद्यार्थी लोग जान के हैरान हो जाओगे, 1947 में ही हाँ एक कमीशन बना था, 1947 में ही कमीशन बना था, समझे ना? फर्स्ट कमीशन का नाम क्या था? वो बीजी खैर कमीशन, समझ गए ना वो वाला? हाँ, धार कमीशन। धार कमीशन बनाया गया था 1947 में। और धार कमीशन का क्या रिकमेंडेशन था? देखो इनका रिकमेंडेशन ये था, इसका देखो हाँ एसआर धार कमीशन, देखो तो एसआर धार कमीशन, ये धार कमीशन ही बोलोगे चलेगा। इसमें विद्यार्थी लोग देखो रिकमेंडेशन क्या था कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। यदि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना है तो ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी को देखते हुए करना चाहिए।
ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी को मेंटेन करना चाहिए, इकोनॉमिक वायबिलिटी को देखते हुए करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को देखते हुए करना चाहिए, लैंग्वेज को स्टेट अबे रिजेक्ट कर दिया गया था धार कमीशन में कि लैंग्वेज के नाम पे तो स्टेट का होना ही नहीं चाहिए, स्टेट का फॉर्मेशन। बात समझे? फिर इसको, इस कमेटी का जो रिकमेंडेशन है फिर रिव्यू करेगा दूसरा कमेटी, जो कि दिसंबर 1948 में बन के तैयार हुआ था। डेट इज, खुद उसमें वरिष्ठ लोग थे, JBP कमेटी, और इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था जनवरी 1949 को। ठीक है, तो ये दिसंबर 1940, और ये जो कमीशन बनाया था खुद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बोला था बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने सेटअप किया था इसको। मैं देखो यहाँ पे स्टेट अबे रिजेक्ट कर दिया ना कि लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। अब देखो JBP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिताभी सीतारामैया, तीनों ही बड़े शख्सियत है, कांग्रेस लीडर्स के बड़े बड़े पद पे हैं। तो खुद इसके मेंबर ये तीनों प्रमुख आदमी हैं, और उन्होंने भी क्या कहा कि हम धार कमीशन से सहमत है, लैंग्वेज कोई भी बेसिस नहीं होना चाहिए, यानी कि लैंग्वेज के नाम पे कोई भी स्टेट नहीं बनेगा इस कंट्री में। समझ सकते? दो कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया है। अब क्या होगा, अब समझ सकते हो तुम लोग। और बच्चे लोग 1948 से लेकर 49 तक देश में बैकग्राउंड में बहुत कुछ मूवमेंट चल रहा है रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक स्टेट। हाँ, बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं भारत में। हाँ, स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे होना चाहिए, इस चीज़ को लेकर बहुत हो रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, संयुक्ता कर्नाटका, संयुक्ता महाराष्ट्र, महागुजरात मूवमेंट चल रहा है। नीचे मलयाली का अलग ही चल रहा है, मलयाली श्लोक का अलग ही मूवमेंट चल रहा है। तो ये आराम से, अब पंजाब का अपना ही है, ये बैकग्राउंड में चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है। अभी जो संयुक्त कर्नाटक का ये क्या बोल रहा है कि जितने भी कन्नड़ बोलने वाले लोग सब हैं, चाहे वो उस तरफ मद्रास में बोलते हों, चाहे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बोलते हों, सबको एक करके एक स्टेट बनाना, दैट इज कर्नाटक। संयुक्त महाराष्ट्र का भी यही मांग था कि जितने भी मराठी बोलने वाले हैं लोग, मराठा मानुस सब एक साथ होंगे। अब बॉम्बे में मराठा मानुस लोग बहुत भर के भरा हुआ है, तो वो एक साथ, आखिर वही तो हुआ जब 1960 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया ना, गुजरात और महाराष्ट्र। तो बात था बॉम्बे कहाँ जाए, तो बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि ज़्यादा मराठी बोलने वाला आदमी है वहाँ पे। और ये मलयाली के साथ भी यही हुआ है। कोचीन और त्रवणकोर आ गया ना, भारत का हिस्सा बन चुका है ना त्रवणकोर, उसने सरेंडर कर दिया ना, त्रवणकोर हो गया, कोचीन हो गया, मालाबार, तीनों को जोड़ के एक स्टेट बन गया, डेट इज केरल, जहाँ पे मलयाली बोला जाता है। तो हुआ है सब कुछ, बैकग्राउंड में चल रहा है, मस्ती में चल रहा है सब, और लग रहा है कि सरकार कंट्रोल कर लेगा सब चीज़ को। होता है, आंदोलन होता है, जानते हो, और कई आंदोलन हाथ से बाहर चला जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा इंटेंस जो आंदोलन था वो आंध्रा का था, ये जो मद्रास में चल रहा था, आंध्रा मूवमेंट। देखो बच्चे लोग, ये जो आंध्रा मूवमेंट है कोई नया चीज़ नहीं है। जब ब्रिटिश जब राज कर रहा था भारत में, उसी समय से आंध्रा महासभा बना था। ठीक है, आंध्रा महासभा, तो यानी कह सकते हो कि आंध्रा मूवमेंट का जो जेनेसिस है वो आंध्रा महासभा से है। और ये जो आंध्रा महासभा है ये ब्रिटिश के टाइम में ही एक्टिव था, ये ब्रिटिश के टाइम में ही एक्टिव था। और ये लोग क्या बोले थे, जितने भी तेलुगु वाले लोग सब है, तेलुगु इसकी स्पीकर जो है, तो कहा जा रहा था कि एक साथ हो जाएगी सब और एक राज्य चाहिए, दैट इज आंध्रा। और पहले से ही मांग उठ रहा था। और जानते हो तेलुगु बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, हिंदी के बाद जो सेकेंड लैंग्वेज है भारत का वो तेलुगु है।
तेलुगु विजयनगर एम्पायर का सबसे बड़ा लैंग्वेज। विजयनगर एम्पायर ने तेलुगु कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक ग्लोरी है, एक प्राइड है उन लोगों के लिए। आया समझ में? तो बिल्कुल आंध्रा मूवमेंट वही तेलुगु जो सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है आफ्टर हिंदी, अभी भी स्टिल। क्या बोला? बंगाली तो बाबू हिंदी से मिलता जुलता न है, बात समझे? हाँ, फैमिली नहीं होना चाहिए इससे। यदि तुम बोलोगे सिंगल लैंग्वेज जो अलग अलग फैमिली से, वो तो सेकेंड तेलुगु है। तेलुगु अभी भी स्टिल, और उस समय भी वही स्थिति था। तो क्यों नहीं होना चाहिए तेलुगु के नाम पे? तो ये सब उठ रहा है बात। ठीक है, लिख लो इसको। और ऊपर से बार बार बोला जा रहा है कि नो, नहीं देंगे, दे नहीं सकते हैं हम, एक्सपीरियंस बुरा है। अब जेपीपीबी कमेटी ने बोल दिया ना कि लैंग्वेज के नाम पे नहीं देंगे हम तुमको, तो यहाँ जितना बोलेगा उतना इंटेंस होगा नीचे। अब देखो तेलुगु, अब यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ है, मैं प्रोटेस्ट तब सीरियस हो गया जब वही बात है, पोटी श्री रामुलु, ये जो आदमी बैठ गया अनशन पे, फास्ट ऑन टू डेथ, कि जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम धरना पर बैठेंगे, जस्ट लाइक गांधी जी। बताओ कितना खतरनाक आदमी है, 56 डेज तक बैठ गया अनशन पे, ऊपर से डिमांड नहीं पूरा हुआ और फिर डेथ। अब क्या होगा समझो, स्टेट में पूरा स्टेट का हालत खराब। और ठीक है, लिखो, स्पेस नहीं है, पहले समझो। बट इससे पहले और भी कुछ घटना हुआ है। देखो ये जो आंध्र प्रदेश, उस समय का जो आंध्र प्रदेश है वो किस अंदर आता था? मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। अब मद्रास प्रेसिडेंसी में अलग ही चल रहा था। मद्रास प्रेसिडेंसी में जानते हो वहाँ तमिल सब भी बहुत ज़्यादा है, तमिल सब। तो शुरू से ही मांग था कि आंध्र प्रदेश एक बनना चाहिए, शुरू से ही। मतलब देखो ना, एक तो ये वाला आंध्र महासभा, और इनफैक्ट जो इलेक्शन हुआ है 51 और 52 में इलेक्शन हुआ ना जी, 51 वही 50 और 51 में जो इलेक्शन हुआ, उसमें कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई यहाँ पे। तो वो भी एक रिजल्ट था कि देखो भाई, तुम हमारा मांग नहीं पूरा किया, इसलिए हमने नहीं दिया। तो इनफैक्ट तुम देखोगे कि मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी तेलुगु वाले जो थे मेंबर जो थे, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था वहाँ पे कि आंध्र प्रदेश बनना चाहिए, आंध्र प्रदेश बनना चाहिए। तो अब वहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स ने भी ये बात कहा कि आंध्र प्रदेश जरूर बनना चाहिए, मामला बहुत। अब फिर उसके बाद देखो जनरल इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन में हुआ तो वहाँ पे देखो कांग्रेस का बहुत बुरा हाल हुआ, पोरली परफॉर्म, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, पोरली परफॉर्म। तो इसका मतलब डायरेक्ट इंडिकेशन है कि आप जब तक हमारा मांग पूरा नहीं करोगे, आपको हम वोट नहीं देंगे। कई बार होता है ना कि वोटिंग के द्वारा पता चल जाता है लोगों का गुस्सा, वही हुआ यहाँ पे। और उसके बाद ये घटना हो जाना, और उसके बाद देखो बहुत प्रोटेस्ट हुआ, जैसे ये मरा उसके बाद बहुत सारे लोग और भी है ना, बहुत प्रोटेस्ट हुआ, एजिटेशन हुआ, नेहरू जी को बीच में आना पड़ा, पीएम नेहरू को आना पड़ा, और पीएम नेहरू को कहना पड़ा कि ठीक है, आंध्र प्रदेश एक स्टेट है। अब 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश एक स्टेट बन के उभरा है, फर्स्ट स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज के बेस, यानी कि तेलुगु स्पीकर। तेलुगु क्या है, इसका जेनेसिस है इस स्टेट का, यानी कि तेलुगु के बेसिस पे ये एक राज्य बना। तो अब फिर बाबू सिमिलर डिमांड उठेगा ना, ये लोग क्या फालतू का है, ये लोग भी तो बोलेगा हमको भी चाहिए। इसका अलग ही चल रहा है बाबू। पंजाब तो रो रहा है बैठ के,
कि मेरा जो लैंड था वो पाकिस्तान में ही दे दिया तुम, अनानका साहिब पीछे चला गया, कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए, बैठा दिया बगल में हिंदू को, हम क्या करें अब? हाँ, मेरा जितना ज़मीन था, मेरा जितना मेन इरीगेटेड लैंड था, सब तो चला गया उधर ही, ना तुम इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा, दो हमको। मैं इसका मांग अलग था ना, इसका मांग अलग था। अब ये रिलीजन के नाम पे भी और लैंग्वेज के, ये दोनों कॉम्बिनेशन होगा तो फिर स्टेट अलग हो जाएगा। इसलिए तुम लड़ते रहो, नहीं देंगे फिर भी तुमको हम, क्योंकि बाकी लैंग्वेज के नाम पे है। इसका तो लैंग्वेज और स्टेट दोनों के नाम पे हो जाएगा, फिर लैंग्वेज और रिलीजन दोनों का नाम, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मगर फिर भी 1965 के वार में लगा कि भाई पंजाबी तो पंजाबी है, आर्मी है, गजब का लड़ाई लड़ता है ये। 65 में वार हुआ ना हमारा पाकिस्तान के साथ, हम रौंद दिए ना पाकिस्तान को, हाँ हरा दिए हम। तो उसमें जो श्रेय गया है किसको? पंजाबी को ही गया है, सिख को ही गया है। तो इसका जो बहादुरी है इसको सम्मान किया गया। और 1966 में हरियाणा को साइड कर दिया गया और एक पंजाब स्टेट बना के दे दिया कि लो, रिलीजन के नाम पे नहीं, वो नहीं करेंगे हम। तो हुआ, इसका भी डिमांड पूरा हुआ। और उसके बाद देखो ना, लगातार, तुमको नहीं लगता है सबका डिमांड पूरा हुआ है लगातार? ये समझ गए ना? अब एक स्टेट तो दे दिए लैंग्वेज के नाम पे, क्योंकि ये इस सिचुएशन ही ऐसा बना। तो फिर फजल अली कमीशन बनाया गया। मिटा देना ये स्टूडेंट ये, हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि आंध्र प्रदेश तो बिना कमीशन का, रिकमेंडेशन का बनाना पड़ा, क्योंकि स्थिति इतना ऊपर हो गया। अब उसका आंध्र प्रदेश बनाने के बाद स्टूडेंट फजल अली कमीशन बना 1953 में, आंध्र देने के बाद। और इस कमीशन का काम ये था कि देखिए जरा, स्टेट क्या रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है क्या ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के नाम पे। तो इन्होंने कहा कि किया जा सकता है, पॉसिबल है, बट यही ध्यान रहना चाहिए कि यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन मेंटेन होना चाहिए। ये जरूरी है मेंटेन करके रखना। तो क्या हुआ स्टूडेंट, उसके बाद जान ही रहे हो तुम लोग, उसके बाद जानते हो तुम लोग 1955 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ ना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1955 ये पास हुआ है ऑन द बेस ऑफ फजल अली कमीशन। और फलस्वरूप क्या हुआ विद्यार्थी लोग, 14 स्टेट्स बनाए गए और 6 यूटीज बना, 6 यूटीज बना। आ रहा है समझ में ना? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1955 में ऑन द बेस ऑफ फजल अली कमीशन। और इसके रूप में क्या हुआ कि 14 स्टेट्स बनाया गया और 6 यूटीज बनाया गया। समझ गए? पहले कंपेयर में अब इंडिया का स्ट्रक्चर बदल चुका है, स्ट्रक्चर बदल गया। 6 यूटीज, हाँ, ये 6 यूटीज में एक मणिपुर भी है। तो मणिपुर पहले स्टेट नहीं बना बच्चे लोग, उसमें जो मर्जर एग्रीमेंट में जो 49 का जो बात था, वो स्टेट बनने का मतलब इंडिया का हिस्सा बनना है, स्टेटहुड का बात नहीं है। बात समझे? उस दिन भी हम लोग बोल रहे थे, उसमें चर्चा कर रहे थे। वो स्टेट का मतलब क्या कि हिस्सा बनना, अभी बना ही नहीं, अभी तो यूटी है ये। तो इस हिसाब से जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया गया। मिटा दे ये चीज़, हाँ। अब देखो, अब जो भी डिमांड है सब डिमांड अपने आप आस्ते आस्ते पूरा होगा। अब देखोगे, अच्छा उधर उधर उसका अलग ही चल, नागालैंड का अलग ही इशू चल रहा है ना? नागालैंड का अपना ही इशू चल रहा है। नागालैंड तो बोल रहा है कि हमको एक कंट्री बनाओ, नागालैंड बनाओ, और उसके लिए वो यूरोप में जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है बैठ के। अब बोल रहा है कि हम क्रिश्चियनिटी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, बस हमको एक कंट्री चाहिए। यहाँ तक बोल दिया नागालैंड ने। इंडिया बोला कि अरे क्या दिक्कत है तुमको, तो हम दे रहे हैं ना तुमको पूरा ऑटोनॉमी देंगे, बन जाओ तुम। तो कांग्रेस से, यानी कि आसाम से काट के उसको छोटा सा नागालैंड दे दिया। हालांकि उस समय जो कांग्रेस जो लीडर्स थे आसाम के, उन्होंने अपोज किया कि ऐसा नहीं देना चाहिए आपको। तो उसको भी 61 में उसको एक अलग से
बना के दे दिया गया कि चलो ठीक है तुम लो अभी। फिर सिमिलर इशू मेघालय का भी हुआ, तो मेघालय का भी वो जंतिया, गारो, खासी, ये तीनों जगह को अलग करके बोला कि तुम भी ले लो मेघालय, वो भी आसाम से ही कट के गया है। तो इसके बाद तो सीरीज ऑफ इवेंट होगा, जैसे ऑपरेशन विजय। अच्छा 1960 देखो, 1960 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ 1960 में ही देखो महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग चले गए, है ना, बन गई ये भी उसी के बेसिस पे। उसका देखो 1961 ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय जान रहे हो ना, हमारा जो फोर्स है गया है वहाँ पे, क्योंकि सरेंडर करने के लिए तैयार ही नहीं थे गोवा, गोवा, दमन एंड दीव। अब देखो गोवा में, स्पेशली गोवा में क्या कि हिंदू बहुत ज़्यादा रहते हैं उस समय भी जब ये ऑपरेशन हुआ था। तो ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि इंडियन वाले लोग मिलिट्री भेज देंगे यहाँ पे। हमने भेज दिया, लोकल ने भी बहुत सहयोग किया क्योंकि ज़्यादातर हिंदूज थे, सहयोग किया और वहाँ से उसको उखाड़ फेंक दिया। जो फ्रेंच का जो चल रहा था यहाँ पे, किसका चल रहा था यहाँ, पोर्टुगीज़ का, सॉरी, जो पोर्टुगीज़ का जो चल रहा था उसको उखाड़ फेंक दिए और 61 में हमने इंटीग्रेट कर लिया गोवा, दमन और दीव का। सिमिलरली देखोगे 1954 में पौडीचेरी, थोड़ा पहले का घटना है ये, पौडीचेरी को ट्रांसफ़र कर दिया गया यूनियन इंडिया को, बट ये पूरी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। पूरी तरीके से ट्रांसफ़र हुआ है 64 में, जब फ्रांस के पार्लियामेंट में रेटिफाई किया गया ये। पौडीचेरी भी जानते हो ना, फ्रेंच कॉलोनी रहा लंबा समय के लिए, तो 1964 में फ्रांस का पार्लियामेंट में रेटिफाई हुआ, तब जाके इंडिया का वो लीगल हिस्सा बना है। और जैसे ही बना हम यूटी दे दिए उसको, इंडियन टेरिटरी बना दिए। बात समझ रहे हो ना। तो ये हो गया आपका पौडीचेरी का, वही पौडीचेरी का ये दो डेट इंपॉर्टेंट है। ये हो गया महाराष्ट्र और गुजरात का। ये हो गया आपका ऑपरेशन विजय गोवा, दमन और दीव का। उसके बाद देखो स्टूडेंट, उसके बाद वही उसका इशू, नागालैंड का इशू। नागालैंड बहुत कुछ किया है। उसके बाद हमने क्या किया, आसाम से उसको काट के हटा दिया, ठीक है, और वही 1960s में उसको भी दे दिया एक छोटा सा। उसके बाद मेघालय, इसको भी 1967 में एक छोटा सा दे दिए। अभी एक स्टेट नहीं देंगे, स्टेटहुड अचीव करने में टाइम लगेगा। पहले इसको यूटी, फिर देखेंगे कि वहाँ पे शांति बहाल हो गया, लॉ एंड ऑर्डर बहाल हो गया, तब जाके स्टेटहुड। तो 67 में भी देखो आसाम से कट के, है ना, ये देखो जंतिया, गारो और खासी, गारो और खासी मेघालय दे दिया। इस हिसाब से देखोगे स्टेट बढ़ते चला जाएगा। तो ये कहानी है स्टेट्स का। और हाँ जरूर मुझे पंजाब के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। देखो पंजाब कहानी भी वही है, चूँकि पाक वार, इंडिया और पाक जो वार हुआ था 1965 का, तो सिख तो बहुत अच्छे से बहादुरी से लड़े हैं और लगा कि सिख कभी भी वो नहीं हो सकता है, सिख विरोध में नहीं जा सकता है, क्योंकि सिख हमेशा से रहा है कंट्री के लिए ना, वफादार रहा है शुरू से ही देखोगे। तो वो चीज़ इशू एड्रेस करने के लिए 66 में देखो पंजाब को बनाया गया, हरियाणा को अलग कर दिया गया, क्योंकि हरियाणा में हिंदी स्पीकिंग वाले लोग सब थे, उसको अलग किया गया, और पंजाब में पंजाबी बोलने वाले अधिक लोग। हाँ माँ रिलीजन के बेसिस पे नहीं है, ये ध्यान रखना, रिलीजन के बेसिस पे हमने नहीं दिया, समझ गए ना। तो इस तरह पंजाब भी हो गया, बाकी स्टेट को भी मौका मिल गया, बाकी स्टेट भी अपना चल गया। हाँ उसके बाद सिक्किम का इंटीग्रेशन होना वो बात का बात है, 75 का बात है। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के आसपास का घटना है। इसमें हमें 3 जो कमेटी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट कमेटी क्या था बताओ, एस.के. धार कमीशन, एस.के. धार वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद JVP कमेटी, जहाँ पे कहा गया कि नहीं लैंग्वेज हो ही नहीं सकता है, बेसिस नहीं हो सकता है कोई भी स्टेट बनने का। और उसके बाद फजल अली कमीशन, और जिसके रिकमेंडेशन से 14 स्टेट और 6 यूटीज़ बनाया गया है। और 6 यूटीज़ में तुम्हारा एक मणिपुर भी है। दैट्स इट, कंप्लीटेड।